हेलो एवरीवन, आईडीटी में आज जो हम करेंगे असेसमेंट वाला चैप्टर करेंगे, इन ऑडिट भी साथ में ले लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है आईडीटी में थ्योरी वाले जो चैप्टर है वो कितने इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों को जो टाइम लगता है ना वो इन चैप्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, फिर भी हम इनको इग्नोर कर देते हैं। और हम जो मेन पोर्शन आईटीसी हो गया, आरसीएम एग्जामिनेशन, हाँ वो भी करना ज़रूरी है, सारा ही करना ज़रूरी होता है। लेकिन थ्योरी पे तो भी तो ध्यान देना है ना। लास्ट टाइम पे भी नवंबर 22 में भी असेसमेंट वाले से क्वेश्चन आया था, एंड दिसंबर 21 वाला उसमें भी ऑडिट से क्वेश्चंस आए थे। तो होता ना, क्वेश्चन तो आता ही है ना लास्ट वाले जो क्वेश्चंस में, तो हमें करना तो ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी गेटिंग डिले। सो असेसमेंट होता क्या है, ठीक है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता दूँ तो मैंने कुछ चैप्टर जैसे असेसमेंट, ऑडिट, सर्च सीजर वाले, जो वर्कर वाला, एंड ईवे बिल हो गया। तो ये जो 5-6 चैप्टर है वो मैं किन से करने वाली हूँ। एक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला, ये करके ये 5-6 चैप्टर है वो विशाल भट्टर सर है जो आप देख रहे होंगे। ये चार्ट है, मैंने उन्हीं से मंगवाया था। क्लासेस मेरी किसी और फैकल्टी से ली हुई थी, बट मैंने चार्ट इनके मंगवा ली थी। तो मुझे असेसमेंट वाला चैप्टर इन्हीं से करना सही लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट चैप्टर। तो असेसमेंट होता क्या है? असेसमेंट का मतलब होता है कि टैक्स लाइबिलिटी होती है एसएससी की, कि कितना टैक्स पे करना है अंडर दिस एक्ट। तो ये जीएसटी एक्ट है। तो वैसे असेसमेंट है डीटी के अंदर भी है, इसमें भी है, लेकिन असेसमेंट हम देखते हैं इस अभी जीएसटी में। तो टैक्स लाइबिलिटी हमें मतलब डिटरमाइन करना, मतलब कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी पे करनी है, कितनी नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें टैक्स लाइबिलिटी है, डिफाइन करना, डिटरमाइन करना, यही असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट होता है, अगर एसएससी खुद करता है तो वो होता है सेल्फ असेसमेंट। देन असेसमेंट किया हुआ है वापस करना री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। ये आपसे नहीं पूछेंगे असेसमेंट क्या होता है, बट अगर किसी भी असेसमेंट के बारे में हमें पूछ ले, जैसे सेक्शन 59, 63 कोई भी है, तो एक बार अगर हम डिफाइन कर देंगे इसको कि असेसमेंट होता क्या है, देन हम सेक्शन लिख के और फिर दूसरे जो भी पूछा हमसे वो बता देंगे, तो थोड़ा सा अच्छा इम्पेक्ट होता है आंसर के अंदर, ठीक है। तो अब होता है कि असेसमेंट जो होता है, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन का, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का। रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसका असेसमेंट होता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन देखो रिटर्न वगैरह भी फाइल करेगा टाइम टू टाइम, तो उसका असेसमेंट अलग तरीके से होता है। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन जो या तो खुद रजिस्टर होता ही नहीं है जानबूझ के, या फिर वो अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन कैंसिल हो जाता है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए अलग तरीके से असेसमेंट किया जाएगा, उसके लिए टैक्स लाइबिलिटी अलग तरीके से डिटरमाइन की जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम रजिस्टर्ड पर्सन से, जहाँ से रजिस्टर्ड पर्सन पे ना यहाँ पे इन्होंने 2 एरो निकाले हैं, जिसमें एक तो रिटर्न वो जब फाइल करे तब, और दूसरा होता है कि वो रिटर्न फाइल करे नहीं तब क्या होता है। तो हम रिटर्न फाइल वाले इनमें मेन स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन 59 है सबसे पहले। सेक्शन 59 इसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं है, 63 तक है 59 से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 59 सेक्शन सेल्फ असेसमेंट। सिंपल सी है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस लाइबिलिटी एंड टैक्स पेबल, देन फाइल करेगा रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द ईच टैक्स पीरियड। ये खुद ही असेस करेगा अपनी टैक्स लाइबिलिटी है और टैक्स पे कर देगा या रिटर्न फाइल कर देगा। तो सिंपल सी चीज़ है सेल्फ असेसमेंट के अंदर, तो ठीक है। अब है हमारा जो सेक्शन है वो 60, ये मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शन लगती है। वैसे बाकी वाली भी इंपॉर्टेंट है, बट 59 जो सेक्शन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेक्शन 60 है वो इंपॉर्टेंट है। ये होता है प्रोविजनल असेसमेंट। तो अब क्या होता है, जो टैक्सेबल पर्सन होता है, जैसे कि हम हैं, हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारा जो जिस पे हम जीएसटी लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। पता तो चले कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, तभी तो हम उस पर टैक्स है अप्लाई करेंगे। हम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमने वैल्यू डिटरमाइन होगी लेकिन हमें ये नहीं पता किस रेट से हम टैक्स लगाएंगे, एप्लीकेबल रेट हमें नहीं पता। तो इस केस में टैक्सेबल पर्सन या हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर से कि हे प्रॉपर ऑफिसर प्लीज़ हमारा जो असेसमेंट है वो आप कर दीजिए कि हम कितनी टैक्स है, हमारी कितनी टैक्स लाइबिलिटी है बन रही है, तो हमें बता दीजिए ताकि हम जो टैक्स है वो हम टाइम पे कर सके। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन दे देंगे टैक्सेबल पर्सन प्रॉपर ऑफिसर को, रीज़न बता देंगे बिहाइंड की प्रोविजनल असेसमेंट कर दो आप। तो अब जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर के पास में एप्लीकेशन जाती है, तो अगर उनको लगता है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बाकी है तो वो हमसे मंगवाएंगे, और वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर देंगे हमारी जो एप्लीकेशन को विद इन 90 डेज़ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट जाएगी उसके 90 डेज़ के अंदर, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो वो क्या बॉन्ड है वो हमसे साइन करवा लेंगे इन सिक्योर्ड
सिक्योरिटी भी वो करवाएंगे। तो सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है कि सिक्योरिटी क्या होती है। बैंक वगैरह से बैंक गारंटी वगैरह हो गई, और हमसे क्या करेंगे वो हमसे करेंगे 25% ऑफ अमाउंट कवर करेंगे इस बॉन्ड के अंदर। तो अब क्या करा, 90 डेज़ तो उन्होंने ले लिया, ठीक है। 90 डेज से पहले पहले ही कर सकते, विद इन 90 डेज़ होता है तो कोई इशू नहीं होता। तो फिर फाइनल असेसमेंट, ये तो प्रोविजनल असेसमेंट किया ना उन्होंने, प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पे हम टैक्सेबल पर्सन होता है वो टैक्स पे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। अब रियल में भी तो फाइनल असेसमेंट होगा, तो ये तो प्रोविजनल असेसमेंट होता था। तो अब रियल में अब फाइनल असेसमेंट होगा, प्रॉपर ऑफिसर करेगा, तो वो कितने दिन में करेगा, तो विद इन 6 मंथ वो फाइनल असेसमेंट करेगा। तो अब 6 मंथ में नहीं कर पाया तो एक्सटेंशन वो ले लेगा बाई JCAC से 6 महीने का, ठीक है। अगर फिर भी नहीं कर पाया तो एक्सटेंशन लेगा कमिश्नर से, और 4 साल के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट करेगा। अब फाइनल असेसमेंट कर दिया। अब ये देखो, जो फाइनल असेसमेंट करा है उसमें जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो हमारी ज़्यादा बन रही है प्रोविजनल से। मतलब कि हमने जो प्रोविजनल के बेसिस पे जो पे किया है वो हमने कम पे किया है, टैक्सेबल पर्सन ने कम पे किया है, जबकि फाइनल के अंदर टैक्स ज़्यादा बन रहा है। तो मतलब डिपार्टमेंट वाले हमसे मांगेंगे, हमें और पे करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट जो हम पे करेंगे वो पे करेंगे, लेकिन वो ये नहीं है कि डिफरेंस अमाउंट पे कर दो, उसके साथ में हमें टैक्स की रेट, मतलब कि सॉरी, इंटरेस्ट रेट भी हमें पे करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट तो वो लेंगे हमसे, और कितना लेंगे वो देखो 18% लेंगे। तो जो डिफरेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट लेंगे 18%। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट वो कहाँ से है, तो देखो इन लोगों ने बहुत मजे लिए हैं हमारे। ये क्या करते हैं, जब खुद को डिपार्टमेंट को टैक्स इंटरेस्ट रेट लेना होता है, इंटरेस्ट हम पे चार्ज करना होता है, तो वो मतलब कि ज़्यादा, मतलब होता है ना, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लेते हैं ना। और देखो रेट में भी डिफरेंस है, 6% है इधर, जब ना हमें मिलेगा, और ना यहाँ से है 18%। चलो ठीक है, ये बात छोड़ो, स्टार्ट करते हैं कि पीरियड क्या होगा इंटरेस्ट का। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, मतलब जो ड्यू डेट होगी ना पेमेंट की, जो ड्यू डेट थी वहाँ उसके फर्स्ट डे से, ठीक है, एंड कहाँ तक, टिल डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट से। तो ड्यू डेट के फर्स्ट डे मतलब कि ड्यू डेट के जो, सॉरी मैं बताती हूँ आपको, यार मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ चीज़ के, मैं बताती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जो ड्यू डेट बन रही थी हमारी टैक्स पे करने की, उसके बाद में जो पहला दिन आता है, ठीक है, जो पहला दिन आता है ड्यू डेट बनने की, ठीक है, उससे लेके एक्चुअल में हम पेमेंट करते हैं उस दिन तक। ओके, तो इसका आप एक क्वेश्चन करोगे ना, जैसे ही क्लियर हो जाएगा, आप तो क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन कर लेना, क्लियर हो जाएगा कि ड्यू डेट दी हुई होगी ड्यू डेट के फर्स्ट डे, मतलब जैसे ही ड्यू डेट निकला और उसके मतलब बाद में जो पहली डेट आएगी ना, उस दिन से जब हम एक्चुअल में पे करेंगे वहाँ तक इंटरेस्ट पे करना होगा, हमें 18% से पे करना होगा। लेकिन वहीं अगर फाइनल असेसमेंट करा तो उसकी जो अमाउंट आएगी वो हमारे प्रोविजनल से कम आती है। तो अब हमारे मजे बन के टैक्सेबल पर्सन के, और वो अब हम डिपार्टमेंट वाले हमें पे करेंगे इंटरेस्ट, वो डिफरेंस अमाउंट पे 6% पर एनम से। और वो दिन कौन सा लेंगे, वो लेंगे फ्रॉम फर्स्ट डे इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हमें रिफ़ंड चाहिए। तो अब रिफ़ंड के लिए ये नहीं है कि जैसे ही फाइनल असेसमेंट हुआ उन्होंने हमें पे कर दिया, हमें खुद को एप्लीकेशन देनी होगी टैक्सेबल पर्सन को कि हमें हमारा पैसा वापस दे दो, हमारा पैसा लेके क्यों बैठे हो। तो हम जैसे ही उनको एप्लीकेशन देंगे उसके भी 60 दिन एक्सपायर होने के बाद में, फ्रॉम द फर्स्ट डे देख लो, इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, जब से उन्होंने रिसिप्ट करी है एप्लीकेशन, उसके 60 दिन बीतने के बाद में वो लोग है टैक्स मतलब इंटरेस्ट है वो पे करेंगे रिफ़ंड पे, एंड टिल द डेट ऑफ रिफंड, जिस दिन रिफंड होगा उस दिन। देखो हो गए ना इनके मजे, मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं हम लोग, उसके भी 7 दिन के बाद में, तो मतलब ये इतना पैसा हमारा रोक के बैठे रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलीज़ कर देंगे सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी हमने दी थी 25% ऑफ अमाउंट का जो कवर करा था बॉन्ड के अंदर, वो है फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर जैसे ही इशू होगा तो एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेंट होते हैं ना, हम फाइल करेंगे वापस एप्लीकेशन कि हमारी सिक्योरिटी रिलीज़ कर दो, और पैसा तो हम ऊपर मांग लिए, फिर हम सिक्योरिटी रिलीज़ के लिए बोले तो प्रॉपर ऑफिसर इशू कर देगा ऑर्डर विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। तो ये रिलीज़ हो जाएगी हमारी सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारी आती है वो आती है सेक्शन 61, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, स्क्रूटनी असेसमेंट भी इसको बोलते हैं। जब क्या होता है कि सेल्फ असेसमेंट करेंगे तब ये स्क्रूटनी होता है। देखो क्यों, क्या कि एक बात बताओ, पहले वाली सेक्शन 60 है उसके अंदर प्रोविजनल असेसमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट खुद करता है, फाइनल असेसमेंट खुद करा है, तो खुद के अंदर वो कमी निकालेंगे क्या, खुद के अंदर स्क्रूटनी करेंगे क्या, नहीं, वो तब नहीं करेंगे, वो स्क्रूटनी तभी करेंगे जब असेसी ने सेल्फ असेसमेंट करा हो, तब बेचारे की वो
लंका लगाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न स्क्रूटनी असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर ऑफिसर को क्या जो एसएससी ने रिटर्न फाइल करी थी उसकी करेक्टनेस को वो चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो उसकी सत्यता को चेक करेंगे। अब उन्होंने चेक किया लेकिन उसमें कुछ कमियाँ पाई गई, तो वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा पर्सन को, और वो बोलेगा 30 दिन के अंदर अंदर आप नोटिस इशू कराओ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है वो हमें भेजो। तो अब प्रॉपर ऑफिसर ने इशू किया नोटिस, पर्सन को जो टैक्सेबल पर्सन होता है, एसएससी होता है, उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। तो अब ना 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है वो दे देता है, रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर सेटिस्फाई हो जा मतलब सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे देता है प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर जो है अगर सेटिस्फाई हो जाता है उस एक्सप्लेनेशन से, तो वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा उसके अगेंस्ट, और वो इन्फॉर्म कर देगा रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, ये तो तब है जब वो सीधे सीधे हम लोग हैं, हम अगर उनको भेज दे एक्सप्लेनेशन दे दे तब की बात है। अगर हम ये और सेकंड केस में ये होता है कि जो कमियां पाई गई थी उसको है रजिस्टर्ड पर्सन सीधे सीधे तरीके से शाने तरीके से एक्सेप्ट कर ले, तो उस केस में क्या होता है, एक्सेप्ट कर ले आरपी रजिस्टर्ड पर्सन, और वो क्या करेगा, टैक्स पे कर देगा और इंटरेस्ट पे कर देगा उसके ऊपर, और इन्फॉर्म कर देगा प्रॉपर ऑफिसर को कि देखो देखो हमने टैक्स पे कर दिया है, इंटरेस्ट भी पे कर दिया है। तब उस केस में भी कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, जब तूने एक्सेप्ट कर ली अपनी गलतियाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो ज़्यादा ही अपने अंदर से आने बनते हैं वो लोग, उनकी बात हम करते हैं कि जो कमियां जो गलतियां हैं, जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने 30 दिन का टाइम भी दे दिया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ना ही वो पे कर रहा है, तो ये ना तो नॉट करेक्टेड आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय द आरपी, तो प्रॉपर ऑफिसर इनके केस में अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। और क्या एक्शन लेगा ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, आप इसको अच्छे से देख लेना कि अगर है डिस्क्रिपेंसी है नॉट एक्सेप्टेड बाय द आरपी, तो उस केस में ये होता है कि जो गलतियाँ उसको बताई गई थी तो सीधे सीधे वो अच्छे बंदे की तरह आरपी जो होता है रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो उस पर टैक्स पे कर देगा प्लस इंटरेस्ट भी पे कर देगा, और ये पे करने के बाद में प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा कि देखो देखो मैंने पेमेंट कर दिया है, तो अब मेरे ऊपर कोई भी एक्शन मत लेना। तो इस केस में प्रॉपर ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेगा क्योंकि उसने एक्सेप्ट करा प्लस टैक्स भी पे किया है। लेकिन कमियां तो थर्ड केस में होती है ना, जहाँ पे जो ज़्यादा सयाने बनते हैं, आरपी जो होता है रजिस्टर्ड पर्सन, वो क्या करता है, वो देखो ना तो वो एक्सेप्ट करता है उनको, और ना ही वो प्रॉपर ऑफिसर को वापस कुछ बताता है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है। तो इस केस में तो प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा ना कि यार तुम तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे हो, ना ही तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम्हारी जो गलती है तुमने रिटर्न फाइल की है उसके अंदर जो गलतियाँ हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तब इस केस में प्रॉपर ऑफिसर उनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। तो अप्रोप्रिएट एक्शन है क्या क्या लेगा, तो ये इस पर क्वेश्चन बनता है, तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन में देखना क्या क्या एक्शन लेगा। तो वो सेक्शन 65 के अंदर जीएसटी ऑडिट करवा देगा। ठीक है, और 66 के अंदर स्पेशल ऑडिट करवा देगा, या 67 के अंदर उसका इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर करेगा, तो 65, 66, 67 ये करवाएगा, या फिर टैक्स डिटरमाइन करेगा वो 73 और 74 के अकॉर्डिंग हमारे डिमांड एंड रिकवरी के बेसिस पे वो चीज़ें करेगा उसके ऊपर। ये होती है हमारी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न या स्क्रूटनी असेसमेंट की बात। अब हम नेक्स्ट करते हैं 61। देखो यहाँ से 61 है, यहाँ से सर ने सीधा समरी असेसमेंट कर रखा है, बट हम है सीरियल वाइज चलेंगे, तो 61 है 62 अब हम देखते हैं। अब है हमारा सेक्शन 62 जिसमें होता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। तो उस केस में बेस्ड जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। तो इसमें ये होता है कि पर्सन तो रजिस्टर होता है लेकिन वो क्या करता है, वो रिटर्न फाइल नहीं करता है। रिटर्न फाइल नहीं करेगा उस केस में ये सेक्शन देखी जाती है, जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है वो फेल हो जाता है रिटर्न फर्निश करने में अंडर सेक्शन 39 या फिर अंडर सेक्शन 45 में, और इवन प्रॉपर ऑफिसर उसको नोटिस देता है कि रिटर्न फाइल कर दो, तब भी वो फेल हो जाता है रिटर्न फाइल करने में। तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट करेगा खुद के बेसिस पे, वो खुद के बेस्ड जजमेंट के बेसिस पे वो असेसमेंट कर देगा उसके टैक्स के लिए, और उसको पे करना पड़ेगा। तो अब ये है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके लिए टाइम लिमिट क्या है कि वो कब बेस्ड जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर कब देगा। तो देखो क्या होता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में उसको रिटर्न फाइल करनी थी, एनुअल रिटर्न जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए करनी थी, तो उस ईयर की जो ड्यू डेट होती है उससे लेके 5 साल तक वो क्या कर सकता है, इसके लिए वो इसका ऑर्डर दे सकता है। ये नहीं है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उसने नहीं किया तो उस साल है वो प्रॉपर ऑफिसर भूल जाएगा कि चलो कोई बात नहीं छोड़ देते, ऐसा नहीं होता है। वो उसके बाद में 5 साल तक कभी भी उसका मन करे तो विदिन 5 ईयर कहाँ से, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर टैक्स जो पे नहीं किया था उसने, उस साल से 5 साल के अंदर वो कभी भी टाइम ये क्या कर सकता है, इसका ऑर्डर दे सकता है बेस्ड जजमेंट असेसमेंट
असेसमेंट का। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एसएससी को है वो उन्होंने ऑर्डर दिया हो और एसएससी क्या करता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जैसे ही ऑर्डर आया उसका बेस्ड जजमेंट असेसमेंट का, तो वो जैसे ही ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है, फर्निश कर देता है रिटर्न को, तो वो क्या करता है, जो अब प्रॉपर ऑफिसर इतने भी वो निर्दयी तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी जो ऑर्डर है बेस्ड जजमेंट का वो उसको क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अब विड्रॉ करेंगे इतने सीधे सीधे तो वो टैक्स है ले लेंगे नहीं, वो उस पर इंटरेस्ट भी तो लेंगे ना, जो उसने रिटर्न फाइल किया उसमें टैक्स पे किया है उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे 18% से लेंगे, और लेट फीस, तो इसमें हमसे क्या क्या लिया गया है, तो हमसे जो लिया हुआ है टैक्स के अमाउंट लेंगे, प्लस इंटरेस्ट लेंगे, प्लस लेट फीस लेंगे, और लेट फीस जो होगी वो 100 रुपये पर डे की होगी, और मैक्सिमम जो होती है वो 5000 तक हो सकती है अगर कंटिन्यू वो अगर पे नहीं करे तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 62, जहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन है वो नॉन फाइलर है रिटर्न का। इसके बाद में 62 जैसे ही हुआ है, हम 63 जो सेक्शन है उस पर स्विच कर जाएंगे। तो 63 सेक्शन है वो भी इसी की तरह होती है, इसमें भी जो पर्सन होता है उसके जो टैक्सेबल पर्सन होता है उस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर इस पर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है। बट इस केस में डिफरेंस ये होता है कि ये जो होता है रजिस्टर्ड नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल तो होता है, लेकिन ये एक तो रजिस्ट्रेशन लेता नहीं है या फिर ये फेल हो जाता है रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में हम देखेंगे, तो पहले तो ये है कि प्रॉपर ऑफिसर असेस करेगा टैक्स लाइबिलिटी बाई बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। देन उसके लिए वो क्या करेगा, इशू करेगा नोटिस इशू करेगा प्रॉपर ऑफिसर, ताकि और उसका टाइम देगा 15 दिन का रिप्लाई करने के लिए। एंड इशू करा ऑर्डर इन समरी है वो अपलोड कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, लेकिन रीजनेबल जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड है वो भी दे दिया जाएगा वो उस पर्सन को। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड भी देगा, और 15 दिन देंगे टाइम की भाई नोटिस इशू किया, 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के वो रिटर्न फाइल कर। जैसे हमने 62 सेक्शन में देखा था कि टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर की, तो वो हमने 5 जो ईयर वाला देखा था, सेम उसमें भी यही है कि असेसमेंट ऑर्डर सेल बी इशूड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच टैक्स अपने हैं। एक चीज़ नोटिस करिए 62 और 63 के अंदर, इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, उसमें ये है कि जो 62 जो सेक्शन है जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन है उस वाली जो रिटर्न फाइल नहीं करता उसमें विड्रॉ किया जा सकता है, जो बीजेए ऑर्डर है ना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला ऑर्डर है, उसको विड्रॉ कर सकता है किस केस में, अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न फाइल वगैरह कर दे, टैक्स पे कर दे उस केस में। लेकिन इस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है उसके विड्रॉ का कोई भी वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब ये इसमें एक डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी जो टाइम लिमिट है इशू करने की ऑर्डर वो सेम है, और बाकी इंटरेस्ट वगैरह का इसमें तो कुछ भी वो नहीं दिया हुआ है, बाकी एक डिफरेंस है इसके अंदर, ये ध्यान रख लेना। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन जो इस चैप्टर की करने वाले हैं वो 64 सेक्शन समरी असेसमेंट। ठीक, जो लास्ट सेक्शन हमारी होती है वो 64 सेक्शन समरी असेसमेंट होती है। समरी असेसमेंट जो है वो प्रॉपर ऑफिसर समरी असेसमेंट का ऑर्डर कब देंगे, जब ये तब देंगे जब लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि जो टैक्स लाइबिलिटी हमने शो की हुई है उसको देख के ये लगता है कि ये जो है ये डिले, ये एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है रेवेन्यू के ऊपर। अगर उनके पास में ये एविडेंस हो प्रॉपर ऑफिसर के पास में, उनको लगे कि एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है रेवेन्यू पे, तो वो प्रायर अप्रूवल लेंगे फ्रॉम ACJC से, उनसे अप्रूवल लेके वो हमें समरी असेसमेंट ऑर्डर है वो पास कर देंगे रजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन ये जो समरी असेसमेंट ऑर्डर है उसको विड्रॉ किया जा सकता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। वो कब किया जा सकता है, अगर असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो इरोनियस होता है, गलत होता है, देन वो जो टैक्सेबल पर्सन होता है वो एप्लीकेशन देगा विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। वो एप्लीकेशन देगा कि ये जो असेसमेंट ऑर्डर जो मेरे अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया गया है वो गलत तरीके से इशू किया गया है, या फिर ACJC जो होती है अपनी मर्जी से इसको क्या विड्रॉ कर सकती है इस ऑर्डर को। या तो टैक्सेबल पर्सन है वो एप्लीकेशन देगा, या ACJC है वो खुद अपनी मर्जी से, अगर उसको लगता है कि असेसमेंट ऑर्डर है गलत ही हमने ऑर्डर दे दिया, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने गलत ही दे दिया, उस केस में विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और आता है कि डीम टैक्सेबल पर्सन वाला, ये इसका मतलब ये होता है कि जो टैक्सेबल जो पर्सन होता है ना उसके अगेंस्ट जो होता है ऑर्डर पास किया जाता है, ये समरी असेसमेंट ऑर्डर दिया जाता है। बट ये एक ऐसा
सेक्शन होता है जिसमें जो पर्सन होता है, रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है या टैक्सेबल पर्सन होता है, उसके अगेंस्ट के अलावा अगर लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि इस जो टैक्स है इसके लिए कोई और भी लाइबल है, मतलब थर्ड पर्सन जो है, जो रजिस्टर हो या नहीं हो, उसको भी यहाँ पे लाइबल किया जा सकता है असेसमेंट के लिए। तो इफ़ टैक्सेबल पर्सन इज़ नॉट असेटेबलेबल देन सच लाइबिलिटी पर्टेन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, तो पर्सन इंचार्ज होता है उसको भी लाइबल किया जाएगा टू बी असेस्ड के लिए। अब ये देखो यहाँ पे नवंबर 22 वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर असेसमेंट से एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन इन व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर में बी विड्रॉ अंडर CGST एक्ट 2017 एंड इन केसेस ऑफ समरी असेसमेंट एंड बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि विड्रॉ है वो सिर्फ 2 केसेस में किया जा सकता है। एक तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट के अंदर तो जब रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो रिटर्न फाइल नहीं करता, उस केस में विड्रॉ करेगा, और वो विड्रॉ कब करेगा ये भी मैंने आपको बताया था। इन अब समरी असेसमेंट है उसके अंदर भी विड्रॉ किया जा सकता है सेक्शन 64 के अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें ये पूछा था कि जो है ऑर्डर पास, तो अब आप सब मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दो ना समरी असेसमेंट को और बेस्ड जजमेंट को, तो वो इतने में 5 नंबर का काफ़ी होता है, सफिशियंट होता है। अब इस चैप्टर के लिए आप एक बार एक क्वेश्चन बैंक भी देख लेना, क्योंकि एक बार क्या, अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं देखोगी अभी देख लेना, अगर आपको लगता है कि सिर्फ है नोट से है काम चल जाएगा, बाद में क्वेश्चन बैंक देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी एक बार देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन है, उस पर टिक मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन है, मुझे ये करना है सिर्फ असेसमेंट का क्वेश्चन बैंक से, बाकी है सिर्फ मैं प्रोविज़न पढ़ के जाने वाली हूँ। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें ये कि एक एसएससी होता है जो उसको ना रेट में प्रॉब्लम आ रही है कि मैं 18% लगाऊँ 28% लगाऊँ। तो मैंने आपको बोला था ना कि प्रोविजनल असेसमेंट तब होता है जब उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में या रेट जो टैक्स होती है, टैक्स की रेट होती है, उसको डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आए, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन, ये तो आप इसको कट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है वो करना, क्योंकि आपको पता रहेगा जैसे प्रोविजन पढ़ोगे अच्छा टैक्स रेट है वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो प्रोविजनल के अंदर वो जा सकता है, प्रोविजनल के लिए वो अप्लाई कर सकता है सेक्शन 60 के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है कि समरी असेसमेंट ऑर्डर टू बी नेसेसरी पास्ट अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन। तो वो मैंने आपको नहीं बताया था कि सेक्शन 64 के अंदर समरी असेसमेंट की कि रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट ही ये ऑर्डर पास करे, ये जरूरी नहीं होता, ये किसी और के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का, तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टर के या गुड्स है वेयर हाउस के अंदर है, तो ये पर्सन इंचार्ज होता है ना वेयर हाउस का इनका, तो इनके अगेंस्ट भी ये ऑर्डर दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार ठीक है पता रख लो दिमाग में, इसमें से करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें क्रॉस करा हुआ है मैंने। थर्ड आपको पता है नवंबर 22 में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, पेपर दिखाया था, जिसमें ये है कि एक्सप्लेन इन व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर मे बी विड्रॉन इन अंडर CGST एक्ट 2017। उसके बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी वही चीज़ पूछी है कि विड्रॉ है वो किस किस केस में कर सकते हैं। तो ये नॉन फाइलर जो रिटर्न के केस में 62 सेक्शन में एंड 64 सेक्शन में समरी असेसमेंट में विड्रॉ कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर, ये है कि अगर वो है जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही वो एक्सप्लेनेशन देता है, उस केस में उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो हम 65, 66, 67, 73, 74 का हम दे देंगे कि हम ये चीज़ें हैं वो प्रोफेसर या डिपार्टमेंट वाले हमारे अगेंस्ट ये एक्शन ले सकते हैं। ये समरी असेसमेंट है, 64 सेक्शन है, इसका ब्रीफ नोट मांगा है, तो ये पूरा आप नोट से कर सकते हैं। तो आप एक बात, तो अभी तक जितने क्वेश्चंस गए उनमें से कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से देखने की जरूरत है, आप अभी क्रॉस कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको लगा कि मैं नोट से करके जा सकती हूँ तो नोट से करके जा सकते हो आप सीधा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैंने तो क्रॉस किया हुआ है, बट इसका रीज़न होगा शायद कि रिपीट है क्वेश्चन। तो इसमें वो प्रोविजनल असेसमेंट वाला 18% जो टैक्स रेट है वो, सॉरी 18% से टैक्स रेट नहीं, 18% से इंटरेस्ट रेट लग रहा है, वो 6% वाला वो वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप करके जा सकते हैं, उससे क्या कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये देखो मैंने करा तो था, लेकिन मैंने सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन के अंदर मैंने इसको कट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। फिर ये पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा है छोटा सा, तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे है ये डिफरेंस देखा है मैंने, टैक्स ड्यू हो रहा है उस पर कितना परसेंट से, यहाँ पे मतलब इसका समराइज वे में दे दिया। ये शायद इसका नहीं है, ये जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है उसका है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख लिया पहले ताकि मुझे आंसर नहीं पढ़ना पड़े, और मैं सीधा जैसे ही क्वेश्चन करूँ और फिर मैं आंसर है यहाँ से देख लूँ। और ये रिफंड 6% वाला है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 9, आप ये करके जा सकते हैं। अगर आपको सही लगे क्वेश्चन 9 या 18 में से कर लो, ताकि ये जो इंटरेस्ट रेट वाला है ना, सॉरी इंटरेस्ट रेट वाला है ना, वो चीज़ आपको पता चल जाए। फिर उसके बाद में कौन सा ये है 65 सेक्शन है, ये ऑडिट वाला सेक्शन है।
तो मैंने मोस्टली ऐसे ही करा हुआ है। अब ये यहाँ पे 11 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है ऑडिट वाला। 11 क्या बोल रहा है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय द प्रॉपर ऑफिसर है, उसके प्रोविज़न पूछा है। 60C सेक्शन जो होती है ना, उसके लिए पूरा प्रोविज़न लिख के आ जाओ, ये पूछा है। तो अब एक बात बताओ, इसमें से कोई भी सा भी क्वेश्चन आपको बार बार में देखने की जरूरत नहीं, बस एक क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम आप देख सकते हैं, LDR में इसको लगा लो और बाकी आप सारा है नोट से करके जा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन बैंक अकेली ही करनी, तो आप वैसे क्वेश्चन बैंक का प्रेफर कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि भाई इसमें सीक्वेंस में नहीं है ना क्वेश्चन, बीच में कौन सा आ रहा है। अगर आप नोट से करोगे सीक्वेंस में रहेगा कि 59 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 60 है, 61, ऐसे क्या सीक्वेंस में याद रहता है वहाँ पे एग्जाम में। बाकी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, आगे चैप्टर हम करते हैं ऑडिट वाला।